तो आज हम जीएस को रिवीजन करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का जो जीएस आया था, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हु वॉन द डब्ल्यूपीएल फाइनल इन 2025। तो डब्ल्यूपीएल फाइनल किसने जीता 2025 का? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। ठीक है दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। महिला प्रीमियर लीग, वुमेन डब्ल्यूपीएल कहते हैं जिसे, तीसरा सीजन जो कि टूर्नामेंट 4 स्थानों पर खेला गया था दोस्तों, बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 2025? 2025 में सीएजी कैग कौन है दोस्तों, जिसे हिंदी में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं? यह है मिस्टर के संजय मूर्ति। दोस्तों के संजय मूर्ति जो कि 21 नवंबर 2024 को पदभार उन्होंने ग्रहण किया था। वे 15वें कैग हैं दोस्तों। कौन से कैग है? 15वें। वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर पे आते हैं। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे दोस्तों? वी नरहरि राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। भारत के कैग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार भारत का कैग भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग आईएएडी का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों के संजय मूर्ति। और उससे पहले कौन थे दोस्तों? उससे पहले थे दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच स्टेट विच स्टेट डज द ईस्टर्न कोस्ट लाइन कनेक्ट विद? तो कौन सा स्टेट दोस्तों ईस्टर्न कोस्ट लाइन को कनेक्ट करता है दोस्तों? इंडिया को दोस्तों हम 4 भागों में बांटते हैं। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। हम इस कोस्ट लाइन की बात करेंगे। यहाँ पे कौन से राज्य आता है? पूर्वी तटरेखा जो बंगाल की खाड़ी के साथ भारतीय पूर्वी तटरेखा पर स्थित है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों से जुड़ी होती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल, याद रखना पीबी, ओडिशा ओ, आंध्र प्रदेश एपी लिख लेना, और तमिलनाडु टीएन। ये 4 राज्य हैं दोस्तों। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों। ये वेस्टर्न साइड पे है गुजरात, जो कि सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिम तटरेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। दोस्तों ये जो पश्चिम तटरेखा है, जिसे वेस्ट फ्रंट लाइन कह सकते हो, कोस्ट लाइन कह सकते हो आप, इसमें भी कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक और केरल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड पेका रेवेलियन टेक प्लेस? पेका रेवेलियन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आया था। पेका विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइकास के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, 1857 में बख्शी जंगबंधु के नेतृत्व में ओडिशा में विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों? ओडिशा में। वेस्टर्न साइड से ही स्टेट से ही सॉरी ईस्टर्न साइड से ही क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओडिशा से आया है। आगे ताना भगत आंदोलन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 से 1920 के बीच में ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर, जो कि छोटा नागपुर शायद से छत्तीसगढ़ में है, क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन मुख्य उड़ाव जनजाति के लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों और स्थानीय जमींदारों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। ठीक है, याद रखना पाइका जो हुआ था दोस्तों ओडिशा में हुआ था और ये 1817 में हुआ था। और ताना भगत जो आंदोलन था दोस्तों 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। ठीक है, जो छोटा नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइड टू विथड्रॉ फ्रॉम चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव? चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव मतलब कि जो चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI मतलब कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो बनाया है, जिसमें वो रोड बना रहा है जो कि सभी देशों से होके जा रहा है, जहां जहां उस जिससे कि वो अपने व्यापार को मजबूत बना सके। तो उसमें से किस देश ने अपना पीछे हटने का फैसला सुनाया है? तो ये दोस्तों पनामा। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों? फरवरी 2025 में पनामा ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है। ठीक है, यह फैसला पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबिया के साथ चर्चा के बाद लिया गया दोस्तों। ठीक है,
अमेरिका के साथ ये चीज डिसाइड किया गया दोस्तों। पनामा नहर क्षेत्र जो है दोस्तों, बहुत ही अच्छा व्यापार का क्षेत्र है, यहाँ से व्यापार के बहुत सारे रूट खुलते हैं। तो यहाँ से अगर चाइना को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर ये रूट बंद होता है तो। आगे बात करते हैं दोस्तों, मई 2025 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने चाइना के BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स में शामिल होने की घोषणा की? दोस्तों दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया जो देश है उसने भी BRI में शामिल होने की घोषणा की। BRI इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? BRI जो है दोस्तों, ये इंडिया के कैप्चर हुए लैंड जो कि जम्मू कश्मीर में जिसने पाकिस्तान ने कैप्चर किया था 1962 के आसपास था शायद से, या पहले वाला जो उन्होंने चुपचाप कुछ जो इंडिया का जम्मू कश्मीर का POK जो एरिया है वो पाकिस्तान में है। तो उस एरिया को जिसने उन्होंने कैप्चर किया था उन्होंने कुछ एरिया चाइना को दे दिया था, ठीक है। और चाइना ने वहां से ये रोड बनाया BRI, ठीक है। पाकिस्तान ने इसलिए दे दिया था जिससे कि इंडिया और चाइना बाद में लड़ते रहे, तो उन्होंने इस चीज का यूज किया था। अब वो जो रोड है दोस्तों वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट है, इसीलिए ये बहुत ही विवाद का विषय है, इसलिए इस पे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, बाय हुम वाज वेदांता कॉलेज स्टैब्लिश्ड इन कोलकाता? किसने कोलकाता में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 में दोस्तों कलकत्ता में की थी, ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? शिक्षा देना। कॉलेज का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा देना और वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न विज्ञान, पश्चिमी विज्ञान को मतलब पाठ्यक्रम को शामिल करना, जैसे कि इंग्लिश हो गया। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी दोस्तों 1814 में, ठीक है। बाद में इसका नाम हो गया था दोस्तों ब्रह्मा समाज, बाद में इसी को ब्रह्मा समाज कहा जाने लगा। तो ब्रह्मा समाज 1828, याद रखना, अगर ब्रह्मा समाज आता है तो 1828, और आत्मा सभा पूछा जाता है तो 1814। इन दोनों की स्थापना ही राजा राम मोहन रॉय ने किया था, क्योंकि आत्मीय सभा का बाद में नाम ब्रह्मा समाज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 97 संशोधन पूछा गया दोस्तों। 97 संशोधन के तहत संविधान में नया भाग 9B को जोड़ा गया था जिसका शीर्षक था सहकारी समितियां। इसके साथ ही अनुच्छेद 43B को भी जोड़ा गया था दोस्तों, जो सहकारी समितियों के गठन के कामकाज को प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित थी। अनुच्छेद 19(1) इस संशोधन के सहकारी समितियों को बनाना एवं मौलिक अधिकार बनाया दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये संशोधन किसको जोड़ा गया था? 9B को जोड़ा गया था, ठीक है, 97 संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, यह संशोधन 2011 में किया गया था। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना था, ठीक है दोस्तों। इसमें संशोधन 2011 में किया गया था और इसका मेन रीजन था संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना है। Who allowed intercaste marriage to be legally permitted in India? मतलब सबसे पहले किसने मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज को लीगली परमिट किया था इंडिया में? तो इसका दोस्तों आंसर है पंडिता रामाबाई और राजा राम मोहन रॉय। ये दोनों ही व्यक्ति थे जो कि इंटरकास्ट मैरिज के समर्थन में थे। इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है? जो दूसरे कास्ट में शादी कर लेते हैं। किसने अनुमति दी भारत में अंतर्राज्यीय? तो ये आपको पता ही चलेगा। और इसके बारे में दोस्तों, किसी बाहरी जाति से शादी करना, इसे इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। भारत में अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राजा राम मोहन रॉय ने किया था। वे सती प्रथा, बहुविवाह और बाल विवाह के खिलाफ थे। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सती प्रथा के खिलाफ, बहुविवाह के खिलाफ और बाल विवाह के खिलाफ क्या राजा राम मोहन थे? तो यस। और वे अंतर्राज्यीय विवाह, महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के बल समर्थक थे। याद रखना दोस्तों, जो औरतें विधवा हो जाती है उनके विवाह के लिए भी राजा राम मोहन रॉय समर्थन करते थे। पंडिता रामाबाई भी एक समाज सुधारक थी, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल पूछे गए हैं दोस्तों। दूध से दही बनना दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन है। लोहे पर जंग लगना केमिकल रिएक्शन है। मोमबत्ती का जलना भी केमिकल रिएक्शन है। भोजन जब पचता है हमारे में
एसिड के द्वारा, वो भी केमिकल रिएक्शन है। पौधों का प्रकाश संश्लेषण और किण्वित अंगूर, ये सभी क्या है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन है। लकड़ी का जलना कंबशन नामक एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, का एक उदाहरण है, जो कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। दहन प्रक्रिया जिसे कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया था दोस्तों कौन सा दोस्तों की जो कि केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें आएगा दोस्तों लकड़ी का जलना, इसका आंसर था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। कंप्यूटर का सीपीयू का भाग आपसे ही पूछा गया था, इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले मैं बता दूं, सीपीयू के तीन मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर में विभाजित किया जाता है। सीपीयू को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर में। माउस सीपीयू का हिस्सा नहीं होता, आपको पता ही होगा। सीपीयू कंप्यूटर के इनसाइड में होता है, जो बॉक्स होता है, और माउस जो होता है वो बाहरी भाग का हिस्सा होता है, हार्डवेयर का पार्ट होता है। नाउ आगे बात करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज अबव 20 डिग्री, 24 डिग्री से ऊपर दोस्तों कौन कौन से सिटीज हैं। हम स्टेट की बात नहीं करेंगे, सिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से सिटीज हैं दोस्तों, दिल्ली, दिल्ली दोस्तों 24 डिग्री से ऊपर है। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर भी दोस्तों 23 डिग्री पे है दोस्तों, मतलब कि याद रखना, मतलब 24 डिग्री के करीब ही है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो कि दोस्तों 24 डिग्री से ऊपर है। राजस्थान का जयपुर 27 डिग्री नॉर्थ में है। ये भी दोस्तों नॉर्थ के सिटी पूछे गए थे, कौन कौन से हैं, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और जयपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान का दिल्ली राजधानी और राजस्थान का जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द सिद्धि लाइक फिगर, सिद्धि लाइक फिगर और ऑर्नामेंट इंट्रेंस टावर फाउंड ऑन द टेम्पल इन द साउथ इंडिया इज कॉल्ड। मतलब कि सिद्धि, जबकि आपने किसी टेम्पल पे इस प्रकार का संरचना देखा होगा, ऊपर में टेम्पल पे बना होता है, तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इस संरचना को कलश कहा जाता है, कलशम, ठीक है। ये कलश की तरह दिखता है बिल्कुल, ठीक है, या विमान या कलश, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों में ये प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है, ये भी याद रखना दोस्तों। दो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं दोस्तों, उनके जो गेट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गेट्स को गोपुरम कहते हैं, ठीक है। और ये गेट बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था। भुक्ति किसे कहा जाता है दोस्तों, भुक्ति दोस्तों प्रशासनिक प्रभाग, गुप्त साम्राज्य में भुक्ति का अर्थ होता था दोस्तों राज्य या प्रांत, ठीक है, याद रखना। भुक्ति का अर्थ क्या होता है, राज्य या प्रांत। यह राज्य कई जिलों में विभाजित करता था, जिन्हें विषय या प्रदेश कहा जाता था। जैसे आज के डेट में स्टेट होता है, उसी तरह से भुक्ति राज्य होता था। तो ये याद रखना दोस्तों, स्टेट ही हमारा भुक्ति होता है, जिसे आज हम स्टेट कहते हैं, और पहले हम एक तरह से कह सकते हो भुक्ति कहते थे। नाउ व्हेन अमोनियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज मिक्स्ड विद सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों क्या हम NH4Cl को किसके साथ मिला रहे हैं, Na2CO3 के साथ मिला रहे हैं, आफ्टर हाइड्रोलियस विच गेट स्लाइटली एसिड। जिसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, ये एसिडिक हो जाता है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, ये हमें बताना है क्यों हो जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl थोड़ा अम्लीय होता है, क्योंकि अमोनियम आयन NH4 प्लस पानी के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है दोस्तों, अमोनियम आयन जो होता है वो इसके साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन को जारी करता है, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन आयन आएगा दोस्तों, तो वो थोड़ा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। यह प्रक्रिया अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा अम्लीय बनाता है। यही हमसे पूछा गया था कि इसको कौन अम्लीय बनाता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन आयन आएगा, ठीक है, और अमोनियम आयन के कारण दोस्तों जो अभिक्रिया होती है, इसके कारण यह अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का दोस्तों मेन जो प्राइमरी पहला कारण क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना। वर्चुअल मेमोरी एक प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी के साथ अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना है, ठीक है दोस्तों। रैम जो उपलब्ध होता है कंप्यूटर में, वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, उसको और अधिक मेमोरी प्रदान करता है, जिससे कि रैम आसानी से यूज हो सके। वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा JMM
है शायद से, देख लेना। ठीक है, मांझी की सरकार है। भारत विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल किया। ठीक है दोस्तों, जेएमएम ने कितने सीटों पे 56 सीटों पे जीत हासिल किया, टोटल 81 सीट थे दोस्तों। जबकि बीजेपी जो कि एनडीए ने दोस्तों कितने सीटों पे जीत हासिल किया है, एनडीए ने 24 सीटों पे जीत हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है। दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी की दर है दोस्तों 5.1 है, जो कि 2025 में आया था दोस्तों सर्वेक्षण रिपोर्ट। और अगर किसी सर्वे कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस पीएलएफ के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जो है दोस्तों 2023-24 में घटकर 3.2% हो गई थी दोस्तों। अभी 25-26 का आया नहीं है, तो 2023-24 की जो डाटा है उसमें 3.2% थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कौन से दिन डेयरी मिशन के तहत कौन सा दिन को मनाया जाता है, यह पूछा गया दोस्तों। 26 नवंबर, तो याद रखना दोस्तों 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं दोस्तों। और यही दिन था शायद, 26 नवंबर ही डेट है जिस दिन संविधान भारत का बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। लागू जनवरी में हुआ था, बनकर तैयार 26 नवंबर को हुआ था 1949 को। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक जीआईआई में 102वां स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान 102 नंबर पे रहा था। टोटल 193 कंट्री थे दोस्तों। मानव 193 198 होंगे। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI 0. ये दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। और ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अलग चीज है दोनों, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट जो होता है उसमें भारत का जो स्थान है वो 130 नंबर पे है, जिसमें मतलब कि ह्यूमन की डेवलपमेंट इंडिया में कितने नंबर पे आती है, इंडिया 130 नंबर पे आती है 193 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI में कितने देशों को शामिल किया गया था, यह पूछा गया 2025 में। 2025 परिवर्तन जलवायु सूचकांक में 63 देशों और यूरोपियन संघ के जलवायु सर्वेक्षण पर प्रदर्शन का आकलन करता है। ये 64 संस्थाएं सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस GHG उत्सर्जन को 90% से अधिक करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे वे सूचकांक का केंद्र बन गए हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इसमें 63 देश और यूरोपियन संघ शामिल थे। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त करता है। याद रखना दोस्तों, भारत का नंबर 10 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। दोस्तों अगर आपका मौलिक अधिकार खतरे में है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका अधिकार आपको अनुच्छेद 32 देता है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों साबरमती नदी जो है दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले से स्टार्ट होता है दोस्तों, जो कि तेवपुर गांव के पास है। ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों। अगर पर्वतमाला पूछा जाए तो अरावली पर्वतमाला है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।